दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर का एक विश्वविद्यालय, इस्लामिक विश्वविद्यालय है। दारुल उलूम देवबंद का नाम आते ही तमाम चीज़ें अपने आप ही दिमाग में चलने लगती हैं। दारुल उलूम देवबंद फतवे जारी करता है। दारुल उलूम देवबंद का विवादों से नाता रहा है। दारुल उलूम देवबंद भारतीय राजनीति का भी एक केंद्र बना हुआ है। दारुल उलूम देवबंद का कभी देश विरोधी नाता बताया जाता है। बहुत सी चीज़ें दारुल उलूम देवबंद के बारे में बताई जा चुकी हैं, सुनाई जा चुकी हैं और लगातार राजनीति का केंद्र सहारनपुर का ये शहर, ये विश्वविद्यालय बना होता है। दारुल उलूम देवबंद के बारे में आप किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो ना बताया गया है और ना आपके पास तक वो जानकारी पहुंची है। इसलिए दारुल उलूम देवबंद के बारे में आज मैं आपको बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूं। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना सन 1857 में हुई। मुगल मुस्लिम शासक के हटने के बाद अनेक मुस्लिम संगठन या तो बंद हो चुके थे या तो वो दिशाहीन हो चुके थे। उसके बाद विश्व भर के मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को विशेष स्थान प्राप्त हुआ दारुल उलूम से। दारुल उलूम एक इस्लामी विश्वविद्यालय है। 30 मई 1866 को यह स्थापित किया गया था। मोहम्मद कासिम नानतोवी इसके संस्थापक है। मजलिस शूरा कुलाधिपति हैं और अधिशिक्षक मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी हैं। 5000 लगभग 5000 की इसकी जो है क्षमता है, छात्र जो यहाँ पर पढ़ते हैं। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी बात है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दारुल उलूम देवबंद की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इस्लामी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का एक विशेष स्थान है जिसने पूरे क्षेत्र को ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रभावित किया है। दारुल उलूम देवबंद केवल इस्लामी विश्वविद्यालय ही नहीं, ये अपने आप में एक विचारधारा है। काफिरों के विरुद्ध इस्लाम को अपने मूल और शुद्ध रूप में प्रसारित करता है। इसलिए मुसलमानों में इस विचारधारा से प्रभावित मुसलमानों को देवबंदी कहा जाता है। देवबंद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर जिले सहारनपुर के एक महत्वपूर्ण कस्बों में गिना जाता है। 1 लाख से अधिक की जनसंख्या का यह कस्बा है। दारुल उलूम ने इस नगर को बड़े बड़े नगरों से भी भारी सम्मानजनक बना दिया है। न केवल गर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अपने अंदर छुपा के रखता है। अब आइए चलते हैं कि दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम नानौतवी द्वारा रखी गई थी। उस समय भारत के इतिहास में राजनीतिक उथल पुथल का तनाव का माहौल था। उस समय अंग्रेजों को विरुद्ध लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 असफल हो चुका था। उस सफलता के बादल छट भी नहीं पाए थे और अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दमन चक्र तेज हो चला था। अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति से 1857 के आंदोलन को कुचल दिया था। अधिकांश आंदोलनकारी या तो शहीद कर दिए गए थे या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसे सुलगते माहौल में देशभक्त और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चेहरे पर निराशा थी। चारों ओर खलबली मची हुई थी। एक प्रश्न चिन्ह सामने आ चुका था कि इस प्रकार भारत के बिखरे हुए समुदायों को एकजुट किया जाए, किस प्रकार भारतीय संस्कृति और शिक्षा जो टूटती और बिखरती जा रही थी उसकी रक्षा की जाए। उस समय के नेतृत्व में यह एहसास जागा कि भारतीय जीर्ण व खंडित समाज उस समय तक विशाल एवं जालिम ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबले नहीं टिक सकता जब तक सभी वर्गों, धर्मों व समुदायों के लोगों को देश प्रेम और देशभक्त के जल में स्नान कर एक सूत्र में पिरोना दिया जाए। इस कार्य के लिए केवल कुशल देशभक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी, बल्कि उन लोगों व संस्थाओं की भी आवश्यकता थी जो जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए बलिदान कर सके। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद के माहौल था देश का। उसके बाद क्या हुआ कि दारुल उलूम देवबंद ने जो मौलाना महमूद अल हसन जो इसके संरक्षक थे, वो सेनानियों में से एक थे जिन्होंने कलम, ज्ञान, आचार, व्यवहार के साथ बहुत बड़ा समुदाय स्थापित था, उनसे प्रभावित था। इसी विशेषता के कारण उन्हें सैखुल हिंद यानी भारतीय विद्वान की उपाधि से विभूषित किया गया था। उन्होंने न केवल भारत में अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र में जाकर भारत और ब्रिटिश साम्राज्य की भर्त्सना की और भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध जी खोलकर अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध बातचीत की। सैखुल हिंद ने अपने सुप्रीम शिष्यों व प्रभावित व्यक्तियों के माध्यम से
अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार आरंभ कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर दिया गया मुस्लिम आंदोलनकारियों को। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने जो जीवन पर्यंत अपने गुरुओं की शिक्षा पर चलते रहे, वो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलनकारियों के रूप में स्थापित हो गए। सन 1914 में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने अफगानिस्तान जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाया। काबुल में रहते हुए भारत की स्वतंत्र सरकार स्थापित की, जिसका राष्ट्रपति उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप को बनाया था। सन 1914 में ध्यान से मौलाना उबैदुल सिंधी ने अफगानिस्तान जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाया और काबुल में रहते हुए स्वतंत्र सरकार की स्थापना करते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया। यहीं पर रहकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाख कायम की। 1922 में मूल कांग्रेस संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दी गई। शेख उल हिंद 1915 ईस्वी में हिजाज, सऊदी अरब का जो पहले नाम हुआ करता था, वहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ रहते हुए साथियों द्वारा तुर्की से संपर्क बना दिया और सैनिक सहायता की मांग की। सन 1916 के संबंध में शेख उल हिंद इस्तांबुल जाना चाहते थे। मदीने में उस समय तुर्की गवर्नर गालिब पाशा तैनात था। उसने शेख उल हिंद को इस्तांबुल के बजाय तुर्की जाने के लिए कहा, पर उसी समय तुर्की के युद्ध मंत्री अनवर पाशा हिजाज पहुँच गए। शेख उल हिंद ने उनसे मुलाकात की और अपने आंदोलन के बारे में बताया। अनवर पाशा ने भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की एक गुप्त योजना तैयार की। हिजाज से यह गुप्त योजना गुप्त रूप से शेख उल हिंद ने अपने शिष्य मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को अफगानिस्तान भेजा। मौलाना सिंधी ने इसके उत्तर तक रेशमी रुमाल पर लिखकर भेजा। इसी प्रकार रुमालों पर पत्र व्यवहार चलता रहा। यह गुप्त सिलसिला तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। इसके संबंध में सर रोलेट ने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार इन गतिविधियों पर हक्का बक्का थी। सन 1916 में अंग्रेजों ने किसी प्रकार शेख उल हिंद को मदीने में गिरफ्तार कर लिया। हिजाज से उन्हें मिस्र लाया गया और फिर रोम सागर के एक टापू माल्टा में उनके साथियों मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उजैर गुल, हकीम नुसरत, मौलाना वहीद अहमद सहित जेल में डाल दिया गया। इन सबको 4 वर्ष की बामुशक्कत सजा दी गई और सन 1920 में इन सेनानियों की रिहाई हुई। शेख उल हिंद की अंग्रेजों के विरुद्ध रेशमी पत्र आंदोलन, मौलाना मदनी की सन 1936 से 45 तक जेल यात्रा, मौलाना उजैर गुल, हकीम नुसरत, मौलाना वहीद अहमद का माल्टा जेल की पीड़ा झेलना और मौलाना सिंधी की सेवाएं इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि दारुल उलूम ने स्वतंत्रता संग्राम में एक मुख्य भूमिका निभाई है। इस संस्था ने ऐसे अनमोल रत्न पैदा किया जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया। A.W. मायर शेयर पुलिस अधीक्षक थे। CID राजनीतिक पंजाब ने अपनी रिपोर्ट नंबर 122 में लिखा था कि जो आज भी इंडियन ऑफिस लंदन में सुरक्षित है तो मौलाना महमूद हसन शेख उल हिंद, जिन्हें रेशमी रुमाल पर पत्र लिखे गए, सन 1915 ईस्वी को हिजरत करके हिजाज चले गए थे। रेशमी खतूत की साजिश में जो मौलवी सम्मिलित हैं वह लगभग सभी देवबंद स्कूल से संबंधित हैं। गुलाम रसूल मेहर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मेरे अध्ययन और विचार का सारांश यह है कि हज़रत शेख उल हिंद अपनी ज़िंदगी के प्रारंभ एक रणनीति का खाका तैयार कर चुके थे और इस कार्यान्वित करने की कोशिश उन्होंने समय समय पर आरंभ कर दी जब हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक गतिविधियों केवल नाम मात्र थी। उड़ीसा के गवर्नर विशंबरनाथ पांडे ने एक लेख में लिखा है कि दारुल उलूम देवबंद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में केंद्र बिंदु जैसा ही था, जिसकी शाखाएं दिल्ली, दीनापुर, अमरोद, कराची, खेड़ा, चकवाल में स्थापित थी। भारत के बाहर उत्तर पश्चिमी सीमा पर छोटी सी स्वतंत्र रियासत यागिस्तान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यह आंदोलन केवल मुसलमानों का न था बल्कि पंजाब के सिखों और बंगाल की इंकलाबी पार्टी के सदस्य भी इसमें शामिल थे। इसी प्रकार असंख्य तथ्य ऐसे हैं, परंतु दारुल उलूम की विचारधारा टस से मस नहीं हुई। इसने डटकर इन सब का विरोध किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान में ही अपना विश्वास व्यक्त कर पाकिस्तान का विरोध किया। आज भी दारुल उलूम अपने देश प्रेम की विचारधारा रखने के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, आवास और पुस्तकों की सुविधा दी जाती है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी स्थापना से आज 2002 तक लगभग 95,000 लेखक और विद्वान पैदा किए। दारुल उलूम में इस्लामी दर्शन, अरबी, फारसी, उर्दू की शिक्षा के साथ साथ किताबत यानी हाथ से लिखने की कला, दर्जी का कार्य, कंप्यूटर किताबों पर जल्दबंदी, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी में कंप्यूटर तथा उर्दू पत्रकारिता का कोर्स भी कराया जाता है। दारुल उलूम में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है। प्रवेश के बाद शिक्षा मुफ्त दी जाती है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने दार्शन व विचारधारा से मुसलमानों में एक नई चेतना पैदा की है, जिस कारण देवबंद स्कूल का प्रभाव भारतीय महाद्वीप पर गहरा है। हालांकि देवबंद से कई विवादों ने भी नाता जोड़ा है लेकिन देवबंद का इतिहास इतना बड़ा है कि उसे मिटाया नहीं जा सकता।